वेलकम टू एग्जामिनर। आज हम लोग बिहार स्टेट के पीवाईक्यूज़ लेके आए हैं जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। एंड ये जो पीवाईक्यूज़ होंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे। और बिहार स्टेट के पीवाईक्यूज़ इसलिए लाया हूँ क्योंकि अभी तो इसके फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है एंड इसके जल्दी ही एग्ज़ाम्स करवा लिए जाएंगे। एंड मेरे हिसाब से ये सारे बच्चों को देखने चाहिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हों गेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, बिहार स्टेट के लिए, केवीएस के लिए या DSSB के लिए या आरपीएससी के लिए। इन सभी परीक्षार्थियों को जो कि इन सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या इन सारे एग्जाम्स को देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो आज हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कहता है बैंकर्स एल्गोरिथम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेडलॉक। एंड इसके जो ऑप्शंस हैं ये हैं अवॉइडेंस एल्गोरिदम, डिटेक्शन एल्गोरिदम, प्रिवेंशन एल्गोरिदम एंड टर्मिनेशन एल्गोरिदम। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग इसके सोचेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर टाइप कर देंगे विथ लाइक कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है, सी है, बी है, जो भी है आप ऐसे करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर उसके बहुत ज़्यादा डिफिनेशंस में नहीं जाएंगे या बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक सीरीज है। तो यहाँ पे जनरली हम समझने की कोशिश करेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ ए डेडलॉक। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, अवॉइडेंस एल्गोरिथम, डिटेक्शन एल्गोरिथम या प्रिवेंशन एल्गोरिथम या टर्मिनेशन एल्गोरिथम। तो बैंकर्स एल्गोरिथम करता क्या है? बैंकर्स एल्गोरिथम जनरली सिस्टम को सेफ स्टेट में रखता है। सेफ स्टेट में कहने का मतलब है कि जिस प्रोसेस को जितना रिसोर्स की ज़रूरत हो वो रिसोर्स वो प्रोवाइड करता है उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को, ताकि हमारा सिस्टम जो है कि सेफ स्टेट में रहे। एंड इस चीज़ के लिए वो सारे प्रोसेसेस को चेक करता है कि किस किस प्रोसेस को कितने कितने रिसोर्सेज का डिमांड है। अगर ये हमारा सिस्टम उनको फुलफिल कर पाता है तभी वो उन रिसोर्सेज को अलोकेट करता है। अगर वो फुलफिल नहीं कर पाएगा तब वो जो है कि वो प्रोसेसेस को अपने रिसोर्स नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तक हमने बात समझा। तो अब अपन ऑप्शन से देखते हैं। तो पहला कहता है अवॉइडेंस एल्गोरिदम, दूसरा कहता है डिटेक्शन एल्गोरिदम एंड तीसरा कहता है प्रिवेंशन एल्गोरिदम, चौथा कहता है टर्मिनेशन एल्गोरिदम। तो अगर मैं आपको बात करूँ अवॉइडेंस एल्गोरिदम की, तो अवॉइडेंस एल्गोरिदम का मतलब है कि डेडलॉक को अवॉइड करना, मतलब कि डेडलॉक को होने ही नहीं देना। अगर हमारा सिस्टम है वहाँ पे अगर किसी प्रकार का डेडलॉक आने का चांसेज है तो चांसेज बनने ही नहीं देना है, ये होता है अवॉइडेंस एल्गोरिदम। दूसरा होता है डिटेक्शन एल्गोरिदम। डिटेक्शन एल्गोरिदम का मतलब होता है कि कोई हमारे सिस्टम में डेडलॉक हो चुका है तो अब हम उसे डिटेक्ट करते हैं कि ठीक है ये कहाँ पे हुआ है और एंड क्यों अकर हुआ है, ये हम डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे अपने सिस्टम में। एंड प्रिवेंशन एल्गोरिदम क्या है, लाइक कि अब हमारा जो है कि डेडलॉक हो चुका, अब हम क्या करेंगे कि अब उसे प्रिवेंट करेंगे। मतलब जैसे होता है ना कि अगर अब अपन बीमार पड़ गए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे रिकवर कर लें। एंड वही चीज़ है कि अवॉइडेंस एल्गोरिदम कहता है कि नहीं, आपको बीमार ही नहीं पड़ने देना है, तो हमें उसका जो है कि प्रिवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड चौथा है टर्मिनेशन एल्गोरिदम, मतलब कि सीधा सीधा सिस्टम को टर्मिनेट कर दो, सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर जो बनता है ये बनता है हमारा अवॉइडेंस एल्गोरिदम, जैसा कि आप हमारे स्लाइड में देख रहे होंगे। ओके, अवॉइडेंस एल्गोरिदम। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स assigning a priority value to each process which scheduling algorithm is closely related to this concept. Okay, इसका क्या मतलब होता है? मैं आपको फिर से 10 सेकेंड का टाइम दूंगा एंड आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि इसका आंसर क्या होएगा। ओके, एंड इसके ऑप्शंस जो है वो है FCFS, बी है SJN एंड सी है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड डी है राउंड रॉबिन। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग ए प्रायोरिटी वैल्यू टू ईच प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है? कहता है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स
असाइनिंग ए प्रायोरिटी वैल्यू टू ईच प्रोसेस, मतलब सारे प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन करना। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज क्लोजली रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, मतलब कि अब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं और एक एक करके सभी को हमें प्रायोरिटी असाइन करने हैं। तो ऐसा हम किस एल्गोरिदम में करते हैं, राउंड रॉबिन में करते हैं या FCFS में करते हैं, SGEN में करते हैं, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में करते हैं। तो इसका आंसर अपन देखते हैं, तो इसका आंसर होता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सारे प्रोसेस, ईच प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है, मतलब कि जितने प्रोसेस हैं सबके कुछ अलग अलग प्रायोरिटी होंगे। अगर सिमिलर होते तो हम किसी में भी डाल देते, लाइक कि राउंड रॉबिन या SGEN, लेकिन अब हमें हमारा क्या है कि सारे प्रोसेस को हमें असाइन करने हैं। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्यू बनाएंगे एंड सारे प्रोसेस को एक एक करके उसकी प्रायोरिटी हम लोग देंगे। तो इसका आंसर होता है हमारा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ओके, एंड नेक्स्ट इज है थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द टर्म रेस कंडीशन इन पैरेलल प्रोग्रामिंग रेफर्स टू। इसका ऑप्शन है ए प्रोसेस कंपीटिंग टू टर्मिनेट फर्स्ट, एंड बी process competing to access shared resources, and C process stuck in loop, and D sequential process execution। ओके, सबसे पहले हम लोग रेस कंडीशंस को समझते हैं कि रेस कंडीशन होता क्या है। तो रेस कंडीशन का मतलब ये होता है कि लाइक कि हमारे पास कोई एक शेयर डेटा है जिसे बहुत सारे प्रोसेस ले सकते हैं, उसे शेयर डेटा बोलो या कोई रिसोर्सेज बोलो, जिसे बहुत सारा प्रोसेस उसे फेच करना चाहता है या उसे लेना चाहता है। ओके, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस आएंगे और उसकी डिमांड करेंगे, उसे लेने की कोशिश करेंगे, मतलब एक रेस लगाएंगे। अब है कि रेस कंडीशंस कैसे डिफाइन होएगा? तो रेस कंडीशन तब डिफाइन होएगा जब कोई इसमें जो लास्ट जो बंदा है वो उस चीज़ को करेगा। लाइक कि अगर हमारे पास एक स्विच है और हम दो पर्सन हैं और दोनों को स्विच को ऑन ऑफ करना है, तो सपोज कि पहला बंदा जाता है उसे ऑफ करता है एंड दूसरा बंदा जाता है जो ऑन करता है। तो जो लास्ट वाला जो पर्सन है वो जाके जो ऑपरेशन उस पर करेगा वही वैलिड होएगा। अब यही है रेस कंडीशंस, एंड इसके ऑप्शंस हमारे पास पड़े हुए हैं, प्रोसेस कंपीटिंग टू टर्मिनेट फर्स्ट, एंड बी इज प्रोसेस कंपीटिंग टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज, एंड सी प्रोसेस स्टक इन लूप, एंड डी सीक्वेंशियल प्रोसेस एग्जीक्यूशन। अब इतना जितना मैंने एक्सप्लेन किया, आई थिंक इससे आपको ऑप्शन समझ लग रहे होंगे। तो इसका आंसर है बी यानी कि प्रोसेस कंपीटिंग टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज। जो मैंने अभी बोला कि एक रेस कंडीशन का जो मैंने डिफाइन किया वही इसका आंसर है। ठीक है, एंड सेकंड है कि द नीड फॉर कमांड इंटरप्रेटर अराइजेज बिकॉज। अब कमांड इंटरप्रेटर का जरूरत क्या है? तो पहला ऑप्शन है हार्डवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम डायरेक्टली, एंड बी है ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर इंटरप्रेटर, एंड सी है सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन ऑन हार्डवेयर, एंड डी है GUI इज नॉट अवेलेबल। अब देखो कमांड इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर होता क्या है? तो इंटरप्रेटर ये होता है कि लाइक कि हम लोग जो अपना प्रोग्रामिंग्स या जो भी एग्जीक्यूशन करते हैं, तो जो हम लोग कोड लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? किसी न किसी एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि C हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, समथिंग एक्सेट्रा, इसमें लिखते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो किस चीज़ में समझता है? वो तो बाइनरी में समझता है, तो उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कन्वर्जन को कौन करता है हमारा? तो इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला है कि हार्डवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स डायरेक्टली, ठीक है, एंड बी है ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर इंटरप्रेटर, एंड सी है सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन ऑन हार्डवेयर, ठीक है, एंड डी है GUI इज नॉट अवेलेबल। तो इसका जो आंसर है वो है हार्डवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स डायरेक्टली। ओके, यानी कि जो हमारा जो हार्डवेयर है जो मैंने अभी डिफाइन किया वो किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, यानी कि उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है और जो हमारा मशीन है वो लो लेवल को समझता है। जो इंटरप्रेटर का काम है वो है कि हाई लेवल को लो लेवल में रिड्यूस करना, यानी कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बनाना। ओके, अब हम अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यह है कि द टर्म मल्टी यूजर इज इन एन OS कंटेक्स्ट रेफर्स टू। ओके, तो इसके ऑप्शन है पहला रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली,
B है मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन द सेम मशीन, एंड C है OS ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स, एंड D है OS विथ GUI। तो जो टर्म मल्टी यूजर्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे यूजर्स हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है, हमें टर्म से ही समझ में आ रहा है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन द सेम मशीन। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं ना, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी कि हमारे पास कोई एक प्रोग्राम मतलब एक कंप्यूटर है जिस पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। तो एक ही कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर पे कितने बंदे काम करेंगे, एक बंदे काम करेंगे। तो मल्टीपल यूजर्स, एंड सेकेंड है मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन द सेम मशीन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई एक कंप्यूटर है, उस पर बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास ऐसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड कुछ सिस्टम होते हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा काम करता है, जैसे जो भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है कि हम लोग DBMS का PYQs है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड शेयर कीजिए जितना हो सके। एंड आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे DBMS के PYQs। ओके, थैंक यू।